नमस्कार। विचार मंथन के अमृत महोत्सव पर एक विशेष पेशकश अमृत तिरंगा। और ये हमारा तिरंगा सामान्य रूप से तो हम कहते हैं कि आन बान शान का प्रतीक है, लेकिन सच बात तो ये है कि इसके पीछे एक गहरा इतिहास छिपा है जो हमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाजवाद, समानता, बंधुत्व सबका एक असीम संदेश देता है। और ये तिरंगा हमारे स्वाभिमान का भी प्रतीक है। और इस तिरंगे के प्रति हमारा समर्पण कानपुर में तो अद्भुत रहा है। और पहला जो झंडा गीत लिखा गया था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये देन है इस कानपुर की। 75 साल आजादी के पूरे हुए, हमने बहुत कुछ पाया है और हम बहुत कुछ पाने के लिए तत्पर हैं। हमारी सरकार, हमारी चेतना, हमारा सांस्कृतिक स्वरूप सब कुछ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम विश्व गुरु बनने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, हम उनका न केवल सामना कर रहे हैं बल्कि विश्व में एक मिसाल भी कायम कर रहे हैं। लेकिन 75 साल हमारे लिए कितने उपयोगी, अद्भुत रहे हैं, अतुलनीय रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संवाहक प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं जिन्होंने सब कुछ राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित सा कर दिया है और अभी भी उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम प्रकाश शर्मा का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ये जो अमृत महोत्सव हो रहा है, इसके बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना पूरे राष्ट्र को दिखाया, आपने क्या सोचा? आप क्या इस समय सोच रहे हैं? क्या आपके मन में विचार उद्वेलित हो रहे हैं? देखिए, पहला तो परिवर्तन में यही देखता हूँ कि जब 50वां हुआ था या 25वां मनाया गया होगा वर्ष स्वाधीनता का, तब नाम दिया गया था सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। लेकिन भारत अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर अब आगे और तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसलिए नाम भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुरूप अमृत महोत्सव का दिया गया। हम सब जानते हैं भारत की ये परंपरा है, 25 वर्ष में रजत जयंती हम मनाते हैं, यद्यपि अंग्रेजी का उच्चारण वही होगा, लेकिन तो भी अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ जैसे जीवन में मनाई जाती है, वैसे भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक उल्लास का वातावरण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम कम से कम पीछे नहीं हटे। पीछे नहीं हटे हैं तो फिर एक विचार ये भी करना चाहिए कि हमारे साथ साथ जो देश स्वाधीन हुए थे उसमें नाम इजराइल का आता है, उसमें नाम जापान का आता है। लगभग समकक्ष हैं, 1-1.5 साल के अंतर में तीनों देश स्वाधीन हुए। लेकिन आज पूरे विश्व के पटल पर इजराइल और जापान, उसको जब हम देखते हैं तो कहीं हमको लगता है कि हम पीछे रह गए। मैं स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ की चर्चा करूं तो उसके पहले के भी कुछ बातों का आपके सामने आज उल्लेख करना चाहूंगा। और इसलिए उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वाधीनता प्राप्त होने के पहले स्वाधीनता की जो कल्पना थी, क्योंकि एक दल था, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में समाज का प्रत्येक व्यक्ति भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था। लेकिन कितना बड़ा अंतर आ गया कि 1857 में जो पहली क्रांति हुई, तब से लेकर 1920 में जो बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव अंग्रेज लेकर के आए थे, तब तक भारत का बंटवारा वो नहीं कर सके।
नहीं कर सके। और इसलिए वही देश जो 1911 से 1920 तक लाल बाल पाल के नेतृत्व में लड़ता है, उसके पहले 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करता है, वही देश 30-35 वर्षों बाद 1947 में उसके टुकड़े हो गए। हमें प्रसन्नता है कि देश की स्वाधीनता के हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। जो देश हमको आज मिला है वो और खुशहाल हो, उसको और अच्छा बनाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रत्येक भारत के नागरिक को काम करना चाहिए। हम ये प्रेरणा स्वयं भी प्राप्त करते हैं, स्वयं प्रेरणा देने का काम भी करते हैं, लेकिन इस स्वाधीनता की इस उल्लास के साथ साथ विभाजन की एक विभीषिका भी जुड़ी हुई है। मैं जिस संगठन से आया हूं, हम तो लगातार अखंड भारत स्थापना का संकल्प मनाते हैं। बहुत से लोगों को वह मजाक लगता है, लेकिन यह मजाक इसलिए नहीं है कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था वह अप्राकृत है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि अरविंद ने कहा है। आप पांडिचेरी जाएंगे, अरविंद के आश्रम में जाएंगे तो उनके आश्रम में प्रवेश द्वार पर ही अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। और वो ये कहते थे कि भारत के लोग अगर इस अखंडता को पुनः प्राप्त नहीं करेंगे तो प्रकृति ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देगी कि ये भारत माता फिर से अखंड होंगी। तो वह दंश भी हमारे साथ है, लेकिन उस दंश को लगातार याद रखना, फिर जो मिला उसको भूल जाना, यह भी ठीक नहीं था। तो हम इतना संकल्प लेते हैं कि भारत माता फिर से अपने पुराने वैभव को प्राप्त करें, लेकिन जितना आज है उसको और अच्छे ढंग से कैसे विकसित कर सके ये हमने देखा है। और मैं निसंदेह कहूंगा कि पूरी दुनिया में यद्यपि लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत गहरी हैं, राम के काल से लेकर आज तक हम मानेंगे तो हमको लोकतंत्र के अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं। राजशाही भले ही रही हो, लेकिन राजाओं के काम करने का जो तरीका रहता था वह भी पद्धति लोकतांत्रिक रहती थी। लेकिन जिस लोकतंत्र की कल्पना आज आधुनिक लोग करते हैं, उस दृष्टि से भी भारत यह दुनिया में आज सिरमौर है। उसने अपने 75 वर्षों में यह दिखाया है कि लोकतंत्र की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल यह कहा जाता है तो यहां के जन समाज ने उसको प्रूव करके दिखाया, चाहे कठिन परिस्थिति हो। इस समय एक हमारी सरकार ने नया नारा दिया है, हर घर तिरंगा। इसकी महत्ता को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, स्वाभाविक है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज, यानी राजनीतिक रूप से जिसे हमने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया है, वह घर घर में, अगर जब 75 वर्ष अगर पार कराएं तो हर घर में वह तिरंगा दिखाई दे। यह तिरंगा हमको प्रेरणा देता है। यह तिरंगा हमारे लिए आन बान शान है। जब हमको देश दुनिया में कहीं पर भी अपने देश का कोई प्रसिद्धि करनी होती है या उसका कोई प्रदर्शन करना होता है तो शायद उसकी सबसे सरल और आसान पहचान ये हमारा तिरंगा है, जो इस भारत के व्यक्तित्व को प्रकट करता है। तो इसलिए अगर वो घर घर फहराएगा तो प्रत्येक व्यक्ति का उसमें पार्टिसिपेशन, उसका सहभाग, ये स्वाभाविक हो जाता है। हम सब बचपन में, आपको ध्यान होगा, 15 अगस्त के दिन बच्चे थे, स्कूल जाते थे तो स्कूल जाने के समय रास्ते में तिरंगा लेकर खरीदते थे, घर लेकर के आते थे। आज वह अभियान व्यापक रूप से भारत के 130 करोड़ लोग अगर अपने घर पे लगाएंगे तो एक स्वाभिमान का भाव जगेगा, भारत के प्रति भक्ति भाव जगेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात कही कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक चेतना की एक नई सरकार थी और उस सरकार का एक अपना माहौल है। तो प्रकाश जी, जब वो माहौल था तो निश्चित रूप में आप भी उससे कहीं बसीभूत होंगे, या ऐसा क्या हो गया कि आपने उस धारा से हट करके एक नई धारा पकड़ी? क्या कारण था? देखिए, मेरी धारा तो राष्ट्र के साथ बहने की है जी, और उस धारा के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। आज कांग्रेस के लोग दुनिया भर के आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके पास उनको सिद्ध करने को नहीं। डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ काम करके देखा, उन्होंने कांग्रेस के राजनीतिक नेतृत्व के साथ काम करके देखा, और उसमें उन्हें यह महसूस हुआ कि भारत की गुलामी के जो मूल कारण थे, और वो मूल कारण थे यहाँ का समाज संगठित नहीं था। बड़े बड़े राजा थे लेकिन उसके बाद भी गुलाम हो गए, बड़ी बड़ी सेनाएं थी लेकिन उसके बाद भी गुलाम हो गए। उसके पीछे का एक बड़ा कारण, यहाँ का मूल समाज वह सारी बातों से यह समझता था कि सब कुछ करना है राजा का काम है, राजा की सेना करने का काम है। तो समाज में अपने राष्ट्र के प्रति एक भक्ति का जागरण हो,
यह विचार लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि स्वाधीनता के संग्राम के लिए तो बहुत बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस देश के मूल समाज को संगठित करने का काम करूंगा। जब मैं मूल समाज कहता हूं तो स्वाभाविक रूप से चर्चा हिंदू समाज की आती है, लेकिन हिंदू की जो कल्पना है, जिसे हिंदू को लोग पूजा पद्धति के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी मान्यता यह है कि भारत का रहने वाला हर वह व्यक्ति जो इस भारत को अपनी माता के स्वरूप मानता है, जो यहाँ की परंपराओं को अपनी परंपरा मानता है, जो यहाँ की परंपराओं का आदर करता है, जो यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, जो यहाँ के राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करता है, हर वह व्यक्ति, उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, उसे मैं हिंदू मानता हूं। वो अपने आप को माने या ना माने, लेकिन वह एक जो कार्य चला और दुर्भाग्य से देश का विभाजन हो गया। संघ की इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन जितनी भी ताकत थी, संघ ने विभाजन के पश्चात समाज को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जो भूमिका निभाई है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। साथ ही साथ उस समय की नई सरकार को जब जब आवश्यकता हुई तब तक संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको सहयोग करने का काम किया। मेरा यह सौभाग्य है कि परंपरा से मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया और मैं भी एक बाल आयु से स्वयंसेवक बना, और तब से लेकर आज तक मैं राष्ट्र के उस प्रवाह के लिए काम कर रहा हूं। मुझे उसमें आनंद आता है। क्या मैं मानूं कि जिस आरएसएस ने जो मूल बात आपने कही हिंदुत्व की लेकर के, और आपने कहा कि वो कह रहे थे भाई ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन में है, स्वतंत्रता करें, अब हमको ये काम करें, क्या अब हम माने कि ये समय जो चल रहा है 75 वर्ष, ये उसका उत्कर्ष है और हम वहां तक पहुंच गए? नहीं, देखिए मेरा यह मानना है संघ का जो काम है वो चिर नूतन चिर सनातन है। हाँ। उसका कोई उत्कर्ष नहीं है। जितना मैंने जाना है, तो डॉक्टर हेडगेवार से भी कभी ने किसी ने पूछा कि हम संघ में प्रार्थना करते हैं परम वैभव, तो परम वैभव की कल्पना क्या है? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कोई परम वैभव की कल्पना नहीं थी। परम वैभव की कल्पना यह है कि हमारी यह भारत माता आध्यात्मिक दृष्टि से जो उत्कर्ष उसका पहले था, वो उत्कर्ष क्या था कि दुनिया में रक्त की एक भी बूंद बहाए बिना हमने पूरी दुनिया के हृदयों पर राज किया है। लोग हमारे यहाँ ज्ञान की शिक्षा लेने आते थे, आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा लेने आते थे, विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। अन्य कौन सी चीज ऐसी थी जो भारत में नहीं थी? भारत माता फिर से उस चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, भारत का विज्ञान पूरी दुनिया को संदेश दे। और भारत की जो मूल भावना है, जो ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं, सब सुखी हो। हम ही जिएंगे ये नहीं, हम भी जिएंगे, बाकी लोगों को जीने भी देंगे। खाने वाला कमाने वाला खाएगा ये नहीं है, कमाने वाला उनको भी खिलाएगा। बड़ी अच्छी बात जिनके सामने अभाव है। बहुत अच्छी बात, सर्वे भवन्तु सुखिना। क्या 75 साल में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके? क्या आज लोग सुखी हैं? क्या आज हमारी साझा संस्कृति एक बलवती हुई है? क्या उसको नई ऊर्जा का संचार मिला है, या कहीं ना कहीं हम उससे भटक गए? देखिए, भटकने की बात तो मैं मानता हूं कि दुर्भाग्य से जिन्होंने शासन प्राप्त किया, खंडित भारत पर जिन्होंने शासन प्राप्त किया, उन्होंने भी उसी रास्ते पर चलना चालू कर दिया जिस रास्ते पर अंग्रेज चलते थे। अंग्रेजों को यह लगा, मैं यहां उदाहरण देना चाहूंगा, 1857 की क्रांति में जब ये लगा कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे और निर्णय हुआ कि आखिर नेतृत्व किसको दिया जाएगा, तो किसी ने विचार नहीं किया कि हिंदू को दिया जाए कि मुसलमान को दिया जाए। बहादुर शाह जफर को उसका नेता बनाया गया। और लड़ने वाले कौन लोग थे? अधिकांश उसमें बहुसंख्यक हिंदू थे। आप लाल बाल पाल का जो आंदोलन चला, जिसमें बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव आया था, उस आंदोलन को भी यदि आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पूरा समाज एक था। और अंग्रेजों को यह लगा कि इस कारण से बहुत जल्दी हमको भारत छोड़ना पड़ेगा, और इसलिए भारत में एक विभाजन करके जाओ। तो इसलिए हिंदू मुसलमान के नाम पर एक मुस्लिम नेतृत्व खड़ा करके उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम के सामने चुनौती पेश कर दी। लेकिन क्या 75 साल में जो उन्होंने विभाजन की बात की थी, उसको हमने और पुख्ता कर दिया? नहीं, हमारे उनके सपने को हमने और साकार करने की दिशा में कदम उठा दिया। कतिपय राजनीतिक दल जो उसी पृष्ठभूमि से निकल करके आए थे, उनको लगा कि ये तो आइडिया बड़ा सॉलिड है, अगर ये आइडिया हम भी चलाते रहेंगे तो हम एक लंबे समय तक भारत में राज्य करेंगे। लेकिन उनके दुर्भाग्य से, भारत माता और हम सबके सौभाग्य से, देश में एक ऐसा संगठन जिसके माध्यम से काम करने वाले वैचारिक दल के लोग, आखिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोई संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, लेकिन वे कांग्रेस छोड़कर बाहर आए।
उनके बाहर आने के बाद कोई संघ ने उनसे नहीं कहा कि आप राजनीतिक दल बनाओ। उनको यह प्रेरणा हुई कि जिस कारण से देश का विभाजन हुआ है, आज भी तुष्टीकरण की वही नीति प्रारंभ से ही प्रारंभ हो गई। नेहरू लियाकत का समझौता हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सी ऐसी बातें हैं, कश्मीर की बात रही हो, उसमें जो कांग्रेस का रुख रहा उससे रुष्ट होकर के इस्तीफा देकर के वो लोग आए थे। और इसलिए भारत की राजनीति, भारत की भाव भूमिका के अनुसार, भारत की सांस्कृतिक विरासत के अनुसार, दुनिया में अगर आज कहीं चर्चा होती है कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, तो सहज रूप से आप बेपढ़े लिखे भी किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वह बता देगा कि राम का राज्य है, जिसमें राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब चौका, दैहिक दैविक भौतिक। इससे बड़ा और क्या काम हो राज होगा कि जिसमें किसी को भी न दैहिक रोग था, ताप था, न भौतिक ताप था, सब सुखी थे, सब प्रसन्न थे। और यहां तक उन्होंने कहा है सब लोग अपने अपने वर्ण और धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन हमने नकल करनी चालू कर दी ऐसे लोगों की जो स्वयं में, जिनके पास कोई विरासत नहीं थी, और इसलिए उनको लगा कि भारत में ऐसी राजनीति चलनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने धीरे 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 अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का भी काम किया। हम जानते हैं इसी देश ने इमरजेंसी देखी है। लेकिन आज जो है आप जिनको कह रहे हैं कि उन्होंने कुचलने काम किया है, तो आज जो एक बदलाव राजनीति का आया है वो उसमें उनको कुचलने की बात की जा रही है। कौन उनको कुचल रहा है, किसने उनको कहा? समस्या ये है कि मुद्दों को दूसरी तरफ घुमाना। उनको कौन कुचल रहा है? आखिर एक अभी प्रदर्शन हुआ कुछ दिनों पहले जिसमें काले कपड़े पहनकर लोग निकले। ठीक है। अब लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने राम जन्मभूमि का, चूंकि उस दिन मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हुआ था, एक बात ये चली। मैं तो कहता हूं कि वह पार्टी जिसने उस दिन काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया वो ना हिंदुओं की शुभ चिंतक है, ना मुसलमानों की शुभ चिंतक है, ना ईसाइयों की शुभ चिंतक है। लेकिन ये तो प्रकाश जी आप हैं जो अपना कह रहे हैं भाई साहब अयोध्या दिवस है। पहले तो कहीं किसी ने नहीं कुछ बताया था कि अयोध्या ये हो रहा था कि मंदिर का आज के दिन निर्माण हुआ था। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 5 अच्छा ये उसके बाद उसके बाद आया जब वो काले मेरी बात सुनिए। तो ये तो राजनीतिक लोग अपनी परिस्थिति देख के बयान देते हैं कब बोलना चाहिए। नहीं, राजनीति में इस बात का महत्व है और ये माने भी रखती है। लेकिन मैं थोड़ा विषय बदल जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुओं का विरोध उन्होंने किया काले कपड़े पहन के, इसलिए क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा शुभ दिन था। उसी दिन धारा 370 हटी थी। और मुसलमानों के लिए विरोध इसलिए किया कि जुम्मा जो मुसलमानों के लिए बड़ा पवित्र दिन माना जाता है, उस दिन काले कपड़े पहन कर निकले, तो वो तो किसी के भी नहीं है। और उन्होंने जो राजनीति पिछले 75 वर्ष चलाई, लगता है कि इस देश में महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई लोग भी बात, अगर रमेश जी कोई इस बात का जवाब देगा कि महंगाई का विषय क्या ये अभी 15 दिन में हुआ है? क्या ये महंगाई उसी दिन बढ़ी है जिस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने अपने सामने बुलाया? क्या महंगाई उसी दिन बढ़ी है? आखिर 15 दिन पहले प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता था? उससे 10 दिन पहले प्रदर्शन क्यों नहीं हो सकता था? तो पूरा भारत यह देख रहा है कि जब भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, उस समय एक ऐसा दल जो इस बात का दम्भ करता है कि स्वाधीनता अभी नहीं दिलाई, दूसरा कोई था ही नहीं। ऐसे उन लोगों की बड़ी बड़ी बातें रहती हैं, जबकि उनमें क्रांतिकारियों का भी योगदान है, अन्य प्रकार से काम करने वाले लोगों का भी योगदान है। उनको यह लगता है कि सब कुछ हमें ने किया। वह 15 अगस्त से ठीक पहले इस प्रकार का प्रदर्शन करे और उसमें भी काले कपड़े पहनकर निकले। तो इसमें बेरोजगारी की बात, अच्छा जब बेरोजगारी की चर्चा संसद में हो रही थी तब राहुल गांधी कहां थे? उसमें क्यों नहीं बोले? क्या चर्चा नहीं हुई? वो कह रहे हैं हमको सदन में नहीं बोलने दिया जाता। बोलिए, किसने कहा है आपसे? क्या हम लोगों ने नहीं झेला? आप तो देखने वाले। हम लोग 2-2 महीने के लिए सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिए गए क्योंकि हम ये कहते थे कि राम की जन्मभूमि पर हम कार सेवा करने जाएंगे। हम 75 साल की बात हम आपसे करें तो 75 साल में जो परिवर्तन हुए उनको आप किस रूप में देख रहे हैं? और नंबर 2, 75 साल की सबसे बड़ी देन आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा यह मानना है कि 75 वर्षों में सरकारें कोई भी रही हो, सबने कुछ ना कुछ करने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले थे उन्होंने भी कुछ किया है। राजनीतिक दृष्टि से कुछ बातें गलत हुई होंगी, इसलिए आज वह सत्ता से बाहर है। लेकिन मेरा यह मानना है कि हम जो लोग जिनका जन्म 50-60 के दशक में हुआ या 70 के दशक में हुआ है, हमने भारत के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की ऐसी घटनाओं को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है जो शायद इससे पहले के 100-150 वर्षों में लोगों ने नहीं देखा होगा। हमने स्वाधीनता का संग्राम भले ही न देखा हो, लेकिन हमने भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भारत में अपने ही लोगों की सरकार होते हुए
इमरजेंसी को कुचले जाने, इमरजेंसी के नाम पर जनता को कुचले जाने का और जनता द्वारा उसका प्रतिकार करके उनको परास्त कर देने का यह दृश्य हमने देखा है। हमने भारत में एक ऐसा आंदोलन देखा है जो 500 वर्षों से लगातार चलता चला आ रहा था। उस पूरे आंदोलन में 1984 से लेकर आज 2020 तक एक भी घटना ऐसी नहीं की गई जो लोकतंत्र के विरुद्ध हो। यानी लोकतंत्र की परंपराओं का आदर करते हुए, न्यायालय का आदर करते हुए एक इतना बड़ा विराट आंदोलन चला, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तीसरी बार वैचारिक राजनीतिक परिवर्तन देख लिया, जब भारत माता को भारत माता कहने वाले लोग, जो इस भारत को मातृभूमि मानने वाले लोग, दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो इसे भूमि मात्र मानते हैं, जमीन का टुकड़ा मानते हैं। एक वो लोग हैं जो इसे मातृभूमि मानते हैं। हमारे वेदों में कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं, ऐसा मानने वाले लोग आज शासन में हैं। और निश्चित रूप से आप यह मानिए कि भारत का सम्मान पिछले 7-8 वर्षों में बढ़ा है। मैं कोई किसी को, मैंने ये भी कहा कि पहले वालों ने भी कुछ ना कुछ तो किया ही है, मैं उससे अस्वीकार नहीं करता हूं। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2-2 बार युद्ध में परास्त भी किया, यद्यपि उसकी बात की बातें कुछ ऐसी जिनकी आलोचना हो सकती है कि जब उन्होंने परास्त किया था तो फिर जाकर समझौते में सब कुछ छोड़ क्यों दिया। आज नहीं छोड़ा होता तो शायद पाकिस्तान आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होता। लेकिन तो भी उनको यह श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने नेतृत्व में भारत की सेना से और विजय प्राप्त कराई, बांग्लादेश की एक परिस्थिति बनी। लेकिन आज भारत की परिस्थिति पूरी दुनिया में एक सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। आज दुनिया का हर देश व्यापारिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, भारत के नेतृत्व की ओर अपेक्षा करता है, देखता है। 75 साल की जो सबसे बड़ी देन आप मंदिर को मानते हैं? नहीं, सबसे बड़ी देन मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये घटनाएं वो हैं जो हमने अपने जीवन में होते परिवर्तित देखे। लेकिन आप कल्पना करिए, जिस काम के लिए 1,76,000 लोग बलिदान हो गए हों, कई बार समझौता होने की परिस्थिति आई हो, लेकिन राज्य सत्ताओं ने समझौता करने वाले लोगों को पेड़ में टांग कर फांसी चढ़ा दिया हो, लगातार कत्लेआम हुआ हो, उस समस्या का समाधान अगर एक सांस्कृतिक और एक आंदोलन के द्वारा, जन आंदोलन के द्वारा यदि निकलता है तो मैं मानता हूं यह सदी की बहुत बड़ी घटना है। ये छोटी घटना नहीं, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो लोग दूसरा, भारत की जो बात मैंने आपसे भी कही कि भारत की मूल वैचारिक दृष्टि क्या है। हिंदू मुसलमान में एकता हो, इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन भारत क्या है? भारत वेदों से जाना जाएगा, भारत पुराणों से जाना जाएगा, भारत यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे जाना जाएगा। क्या भारत की राजसत्ता उस पर आगे चल रही है? हम दुनिया की नकल करने के बजाय भारत के शास्त्रों में कौन सा ऐसा समाधान नहीं है किसी समस्या का जो ना दिया गया हो? मैंने आपको राम राज्य की चर्चा की। अगर राम राज्य की वह स्थिति नहीं होती तो आज भी दुनिया में राम राज्य की चर्चा नहीं हो रही होती। और इसलिए मेरा यह मानना है कि ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, हम अपनी संस्कृति के आधार पर, कोई जरूरी नहीं हम दूसरे की नकल करें। और उससे भी बड़ी बात मैं मानता हूं कि हमसे जो अलग हुए हिस्से थे वो शायद आज पता नहीं कहां है, उनको कोई पूछने वाला पूरे देश में नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर अखंड भारत के रूप में, ये अखंड भारत की बात मैं नहीं कह रहा हूं, अखंड भारत का प्रस्ताव यह कांग्रेस के अधिवेशन में पारित हुआ था। रावी का जल हाथ में लेकर कांग्रेस के सारे लोगों ने संकल्प लिया था कि अखंड भारत से कम किसी कीमत पर हम स्वाधीनता प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ही, लोगों ने, मैंने नहीं कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान बना। लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ। भारत के 250 से अधिक धार्मिक श्रद्धा के केंद्र चले गए, सांस्कृतिक श्रद्धा के केंद्र चले गए। लव का लाहौर चला गया, कुश का क्रूज चला गया, कटास राज चला गया, हिंगलाज का मंदिर चला गया, शारदा देवी का पीठ चला गया। लेकिन उसके बाद भी जो हमको मिला है हम उसके लिए लगे हुए हैं कि वह और समृद्ध हो। समय आएगा कि निश्चित रूप से पूरा परिदृश्य भारत अखंड भारत के रूप में फिर से बनेगा, ये मेरा विश्वास है। चलिए, हम अखंड भारत की बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अमृत महोत्सव के अमृत तिरंगा की, जिसका अपना एक वैभव है, और उस वैभव की चर्चा प्रकाश शर्मा भी कर रहे हैं। प्रकाश जी, थोड़ा सा हमको ये समझाइए कि बार बार परम वैभव की बात आती है। अभी आपने कहा कि परम वैभव की कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है,
ने उसको कहीं अखंड भारत के रूप में। तो ये आप परम वैभव को क्या मानते हैं और इस परम वैभव की प्राप्ति कब होगी, क्योंकि ये आरएसएस का एक एजेंडा है। देखिए, परम वैभव से मेरा तात्पर्य है कि भारत का, जो दीनदयाल जी ने कहा कि पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति भी सुखी हो, भारत सुखी हो, भारत का वैभव पूरी दुनिया के सामने चमकता हुआ है और पूरा संसार शांति के साथ सुखी हो, यह परम वैभव की कल्पना है। यह तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया को दिशा देने वाला कोई ना कोई देश ऐसा हो जो सही दिशा में सबको ले जा सके। आज हम क्या देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ऐसे देश हैं जो आपस में लड़ाने के लिए लगे हुए हैं, खुद दूर खड़े देख रहे हैं लेकिन देशों को आपस में लड़वा रहे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक परंपरा है, हमारे आध्यात्मिक नेतृत्व ने जो हमको सिखाया, मैंने भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात की, मैंने हमारे यहाँ जो व्यवहार में प्रयोग होता है कि कोई दुखी ना हो, हमारे यहाँ व्यवहार में यह कहा जाता है कि हम भोजन करने से पहले यह विचार करें कि बगल वाला तो कहीं भूखा नहीं है, इतनी कल्पना की है। ऐसी परिस्थिति देश में रहे, मैं यह मानता हूं, और भारत का ध्वज यह पूरी दुनिया में परचम, पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ लहराए, भारत के व्यक्ति की पूरी दुनिया में प्रशंसा हो, भारत के व्यक्ति को पूरी दुनिया में सम्मान हो, भारत के नेतृत्व का पूरी दुनिया में सम्मान हो, भारत के विचार को पूरा दुनिया स्वीकार करे। मैं मानता हूं परम वैभव का एक सामान्य सा नक्शा हम इस खाके में खींच सकते हैं। प्रकाश जी, अभी आप कई बार राष्ट्रीय ध्वज की चिंता कर रहे थे, उसके वैभव की चिंता कर रहे थे और ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है और अभी क्या क्या कमियां हैं। लेकिन कहते हैं कि जो लोग ये आज घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने 52 साल तक इस तिरंगे को अपनाया तक नहीं। क्या ये मुझे लगता है जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनसे पहले ये पूछना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से घर घर तिरंगा लहराने का यह आदेश कब पारित हुआ है। पहले तो तिरंगा आप पहले ही नहीं सकते थे सब जगह, विशेष अवसरों पर, स्कूलों पर, सरकारी इमारतों पर ही फैलाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तो नहीं, तो ये किसने कहा कि नहीं फहराया जाता है? मैं अभी हमारे सरसंघ चालक जी ने वर्णन किया कि जब तिरंगा झंडा पहली बार बन करके आया और जब उसको पहली बार फहराया जा रहा था, उस समय वह तिरंगा 80 फीट के ध्वजदंड में जब बीच में फंस गया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवकों ने उसको जाकर सुलझाया। नेहरू जी उसका सम्मान भी करना चाहते थे, लेकिन कुछ संघ विरोधी लोगों ने कह दिया कि नहीं तो संघ का स्वयंसेवक है। बाद में डॉक्टर हेडगेवार ने उनका घर जाकर समझे, तो कौन कहता है? अब मैं अगर जब ये कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार ने स्वाधीनता संग्राम में कांग्रेस में नेतृत्व किया, संघ में काम, संघ का काम प्रारंभ होने के बावजूद भी उन्होंने सत्याग्रह के आंदोलन में भाग लिया है और उस काल के दौरान उन्होंने संघ के प्रमुख का दायित्व किसी और को सौंपा है। तो अगर डॉक्टर हेडगेवार ने उस अभियान में भाग लिया है तो आप ये कैसे मान सकते हैं कि तिरंगे का कोई सम्मान है नहीं? फिर क्या किसी बात को इसमें आकला किया जा सकता है कि आपने अब नहीं फहराया, तब नहीं फहराया? मेरा यह मानना है कि जो फ्लैग कमेटी है, मैं उन कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, फ्लैग कमेटी का जो निर्णय है, उस फ्लैग कमेटी के निर्णय में ये पढ़िए, उसका अंतिम समीक्षा में जो उसका निर्णय था वो ये था कि भारत का ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज यह भगवा होना चाहिए, यह उसका निर्णय है। उसमें मुसलमान भी थे कमेटी में, लेकिन अगर सबकी सहमति से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया तो हम आज भी उसका सम्मान करते हैं। भगवा हमारा आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान है और इसलिए जब गुड़ी पड़ेवा आती है तो हम कहते हैं कि भगवा ध्वज अपने घर पर फहराओ ताकि अपनी परंपरा का प्रकटीकरण हो। जब विजयादशमी आती है तो हम कहते हैं अपने घर पर भगवा फहराओ ताकि परंपरा का प्रकटीकरण हो। जब हम कोई हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो हम कहते हैं भगवा फहराओ। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, जब देश की बात आती है, जब देश की स्वाधीनता की बात आती है तो जिसे हमने राष्ट्रीय ध्वज यही तो, हम तिरंगा फहरा रहे हैं। यही तो लोग कहते हैं कि आप भगवा ध्वज चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवा ध्वज सब जगह। किसने कह दिया चाहते हैं? अब तो जो होना था वो हो गया। आप कौन सी किसी के चाहने ना चाहने से क्या हो? मैंने दोनों का अंतर आपको समझा दिया जी। भगवा यह हमारी आध्यात्मिक चेतना की प्रतीक है। भगवा यह हमारी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करता है। कभी भगवा रहा है, राम के रथ पर भगवा है, कृष्ण के रथ पर भगवा है, अर्जुन के रथ पर भगवा है, शिवाजी के रथ पर भगवा है। लेकिन भारत की स्वाधीनता के संग्राम में जिस तिरंगे को हमने स्वीकार किया तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं और सांस्कृतिक पहचान के रूप में भगवा हमारा है। तो धार्मिक अवसरों पर भी क्या तिरंगा फहराया जाए? क्या कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं? क्या हवन करते समय जो यज्ञ का एक अलग से झंडा बनाया जाता है, क्या उसमें भी तिरंगा फहराया जाए? एक बात और है, कहते हैं आरएसएस हिंदुओं के प्रति इतना
श्रेष्ठ भाव रखती है, इतना सद्भाव का, दया का जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका भाव रखती है, और चाहती है कि हिंदुओं में एक तरीके से बिल्कुल साझा संस्कृति आ जाए, कोई जातिवाद न रहे, कहीं कोई विभेद न रहे और भारत एक दिखाई दे। इतनी अच्छी सोच के बावजूद क्या कारण है कि अब जब एक नई दिशा आ रही है, राजनीतिक बदलाव आ रहा है, तो आरएसएस पर हमले और हो रहे हैं और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अरे ये तो तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अब तो सरकार किसी के एजेंडे पर चल रही है, इस तरीके की। तो ऐसा क्या कमी आप पाते हैं जिसके कारण इस तरीके के उसको आरोपों में घेरा जाता है? देखिए, जो वोट की राजनीति है जी, जिसके कारण सत्ता में हम ही बने रहे, कोई दूसरा आने न पाए। लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, उसका एक दम उनके मन में हो गया। उनको यह लगता है कि हम और हमारा परिवार यह भारत का राजा है और उसको अंग्रेज ये अधिकार सौंप गए हैं कि जीवन पर्यंत उनके ही परिवार का शासन इस देश पर होना चाहिए। लेकिन आज वह चीज खत्म हो रही है। धीरे धीरे जनता का शासन आ रहा है, जनता जिसे चाहती है उसे चुन रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एक सशक्त सरकार बनी है, वो किसी के कृपा से नहीं बनी है, भारत की जनता के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने उनको वोट दिया है और वो वोट जीत करके आए हैं और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत में जो परिवर्तन करना चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जब सरकारी योजनाओं के वितरण की बात की तो क्या सरकार ने उसमें जाति और मजहब के आधार पर वर्णन किया? मैं इसकी ऐसी भी आलोचना कर सकता हूं और बहुत से लोग तो शायद हम पर यह आरोप लगाते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जिन्होंने लाभ उठाया वह भी आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि उनको लगता है। लेकिन तो भी सरकार ने किसी प्रकार का विभेद नहीं किया। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार चल रही है, तो क्या योगी जी के नेतृत्व में किसी के साथ ऐसा किया गया कि उसके साथ अन्याय किया गया हो? अगर माफिया कोई मुस्लिम है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और आज आप 2 दिन से देख रहे हैं कि अगर किसी ऐसे गुंडे ने कोई अगर ऐसा कृत्य किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। यानी समान रूप से भारत की जनता सब समान है। समाज भी इस बात को स्वीकार करे कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो। बहुसंख्यक समाज को यह खराब लगता है कि हम अधिक संख्या में होकर भी डिस्क्रिमिनेट करके किनारे बैठा दिए जाते हैं और जिनकी बहुत थोड़ी सी संख्या है वह अपनी ताकत, अपने हिंसा, अपने प्रदर्शन के आधार पर सरकारों से कुछ भी प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। तो आज यह अब विचार बदल गए। अब तो वो हाशिए में चले गए। नहीं, हाशिए में नहीं चले गए, अब सही ढंग से अगर डर गए ये कहने की मैं नहीं मानता कि कोई डर गए। अगर डर गए होते सीएए में तो लाठी लेकर सड़कों पर निकले नहीं होते। लेकिन उसके अगर डर गए होते तो 10,000 लोग इकट्ठा होकर कानपुर के खाते पर हमला नहीं करते। अगर डर गए होते, यानी डरे। मेरा यह मानना है समाज के बीच में ऐसे उनको भी यह समझना चाहिए कि उनका हित इसमें है कि सामाजिक व्यवस्था जो इस समय राजनीति देश में चल रही है, सरकारें जिस प्रकार का कर रही हैं, सरकार के सामने कोई ऐसी परिस्थिति ना पैदा करें जो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी। उनको भी यह समझना चाहिए और जो नहीं समझेंगे उनको समझाने के लिए संविधान ने दंड देने का प्रावधान किया। ठीक बात। एक बात यह है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी यहीं डीएवी कॉलेज में ही हॉस्टल में रह रहे थे। उस समय एक उन्होंने कविता लिखी थी और उस कविता का शीर्षक था आज़ादी अधूरी है और उस पर उन्होंने बड़ा विवेचन किया था। उस समय तत्काल के जो प्राचार्य जी थे उन्होंने उन्हें 10 रुपए का पुरस्कार भी दिया था एक अच्छी कविता ने। क्या हम ये माने कि जो 75वां महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव, क्या अभी भी ये आधा है? अभी बिल्कुल अधूरा है। आप बताइए, हाँ, क्या भारत हिंगुलाज के बिना पूरा है? क्या भारत शारदा पीठ के बिना पूरा है? क्या भारत ढाकेश्वरी देवी के बिना पूरा है? लेकिन नहीं, आप बात कर रहे हैं भूगोल की। जी जी, आप भौगोलिक दृष्टि से हमको समझा रहे हैं। नहीं, सांस्कृतिक भारत वही है। हम आपसे बात करना चाहते हैं समाज की, जहाँ पर भूखे भी हैं, रोटी भी नहीं है, गरीबी भी है, सब कुछ है। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं। उस दिशा में आज क्या उस दिशा में आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देता? मैं वही पूछ रहा हूं। कोरोना में पूरी दुनिया में जो देश अपने आप को, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ गरीबों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नहीं की है। लेकिन हमारी सरकार 2 साल से ऐसे लोग
जिनका व्यवसाय छूट गया था, जो कहीं बाहर काम करते थे छोड़कर आ गए, या जो अचानक जिनको कोई व्यवसाय मिलने की स्थिति नहीं है, लगातार उनको अन्न देने का काम ये सरकार कर रही है, सब प्रकार की सुविधाएं देने का काम कर रही है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी बीमारी से बचाव के लिए निशुल्क वैक्सीन देने का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन भारत की सरकार ने 130 करोड़ लोगों को डबल डोज दी और बूस्टर डोज भी अब निशुल्क देने का काम कर रही है। तो ये उसी दिशा में प्रयास है। आज वो एमएसएमई के क्षेत्र में हो रहा है, भारत स्वावलंबी बने। ये आप नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल सामाजिक समरसता से है, जिसकी वकालत आप लोग खूब करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि एक बड़ी चिंता की बात आ रही है कि साहब नफरत का माहौल, घृणा का माहौल, और अभी जो कई कांड हुए, मैं उनका उल्लेख तो नहीं करना चाहता हूं, आप भी उनसे खूब भली प्रकार से परिचित हैं, कि जिसको लेकर के राजस्थान, महाराष्ट्र और कई जगह पर किस तरीके की हिंसा हुई है। ये सब जो माहौल बन रहा है, उसके प्रति क्या सुधार नहीं होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जी, जिसको बहुसंख्यक यानी हिंदू समाज पर जब कोई विपत्ति या आपत्ति या कोई घटना होती तो वो दिखाई नहीं देती। मैं भी आपसे आने से पहले जब ये कार्यक्रम पर मुझे चर्चा कर रहा था, भारत की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने भगवान शंकर का एक बहुत अभद्र अपमानजनक पत्र छापा है, लेकिन मैं देख रहा हूं देश के वही बुद्धिजीवी जो छोटी छोटी बातों पर, जो भाजपा के एक प्रवक्ता जिसके खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई कर दी, उसके एक बयान को जिसकी अगर कानूनी समीक्षा हो जाए तो शायद यह साबित हो जाएगा कि उसने जो कहा था वो सही कहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा कि उसने पूरे भारत में एक वातावरण पैदा कर दिया कि जैसे किसी मजहब का अपमान हो गया हो, किसी मजहब के प्रमुख का अपमान हो गया, या वातावरण पैदा कर दिया। भारत की राजनीति में जब तक ऐसे दुशासन मौजूद रहेंगे, भारत की राजनीति में जब तक ऐसे राष्ट्र विरोधी मौजूद रहेंगे कि जिनको सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ हानि से मतलब है, जिनको भारत के ना भले से मतलब है, ना भारत के जन के भले से मतलब है, ना भारत के विद्यार्थियों से मतलब है, ना भारत की माताओं से मतलब है, तब तक इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं इसमें उस समाज की आंखें खोलने वाली बात कहना चाहता हूं कि उनको आंख खोलकर यह अनुभव नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन अगर आप, क्या आज भी वो इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे? आखिर किसने प्रेरणा दी कि 4 लोग घुसकर एक कमजोर दर्जी के घर में चले जाते हैं और उसके दुकान में चले जाते हैं, उसकी गर्दन काट देते हैं? लेकिन अगर मेरा सवाल लेके, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक दर्जी के यहाँ जा करके वो काट देते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ से इसकी उपज हुई है, और अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो कोई गलत नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित क्यों कर दिया? नहीं, राजनीतिक दल, देखिए राजनीतिक दल की सामान्य एक प्रक्रिया होती है। हाँ। जब किसी पर कोई बात आती है तो बजाय बजाय समाज में अड़ करके उस विषय को लंबे समय तक खींचते जाना, उन्होंने अपने उस पर कार्रवाई की है, हम जांच करेंगे, गलत निकलेगा तो फिर आ जाएंगे, कोई वो भारत से बाहर। अगर आपकी भावना ये थी कि अब ये लंबा ना खींचे इसलिए कार्रवाई, लंबा नहीं, अनावश्यक उस बयान को अनावश्यक तूल दे करके जो बीच का खेल खेलने वाले लोग थे उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। आखिर 2 साल तक, आखिर कल परसों तक घटना हुई है, रोज घटना सुनने नहीं, वो तो मनोवृत्ति है। देखिए, उसमें मैं चला जाऊंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा यह मानना है कि उसमें तो फिर यह सोचना चाहिए कि आखिर उनके मन में विचार क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं, अगर हमारे मन में बात रह गई कि दुनिया हमारे लिए ही बनी है, अगर दुनिया हमारे अनुरूप नहीं चलेगी तो बाकी सबको जीने का अधिकार रहे हैं, अगर ये भावना बलवती रहेगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए जिस समाज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही वो भी शक्तिशाली बनकर खड़ा होगा तो घटनाएं होना बंद हो जाएंगी। और यही दर्द लोगों के पेट में हो रहा है, क्योंकि वह समाज भी अब इन बातों पर विचार, हिंदू समाज आज विचार करने लगा। आज उसको लगता है कि आखिर हम कब तक भोगते रहेंगे, और उसे ऐसा लगा, इसलिए उसने भारत में एक ऐसी सरकार बनाई है जो निष्पक्ष होकर भारत के हित में काम करे। इसलिए उसने उत्तर प्रदेश में, क्या आप ये उचित मानते हैं कि जिस तरीके के बयान अभी हाल में हुए और आपके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिए, कई भाजपा के नेताओं ने दे दिए, डिप्टी सीएम ने दे दिए और पोशाक को लेकर के दे दिए, क्या इस तरीके के बयान जो आप सर्वे भवंत सुखना की बात करते हैं उसकी दिशा में एक नया संबल होगा या बल्कि बाधा पड़ेगी? देखिए, मेरा यह मानना है, बोलते समय मैं हूं, हम बहुत आक्रामक भी बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन परिस्थिति के अनुरूप अपने बयानों में, अपनी शब्दावली में सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यह भ्रम होगा
कि ये घटनाएं किसी बयान के कारण हो रही हैं। ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि ये उन लोगों को जिनको ये लगता था कि नरेंद्र मोदी आए हैं 5 साल बाद खत्म हो जाएंगे, कोई इनको पूछने वाला नहीं मिलेगा। योगी जी आए हैं 5 साल बाद इनकी सरकार नहीं लेगी, लेकिन भारत के समाज ने मुक्त हस्त से, मुक्त हृदय से उनको स्वीकार किया और दोबारा से फिर शासन चलाने का मौका इसलिए दिया है कि उनको लगा कि ये शासन ठीक दिशा में चल रहा है। लोगों की वो दुकानें बंद हो गई, इसलिए समय समय पर इस प्रकार के बयानों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके और उसके विरुद्ध जाने की बयान ही क्यों दिया जाता है? नहीं, देखिए ये तो फिर आपने भी इसके लिए तो आपने मेरा कहना है कि हम शक्तिशाली हो रहे हैं। क्या समाज में हम शक्तिशाली हो रहे हैं तो क्या किसी को धमकाने नहीं, धमकाने नहीं, शक्तिशाली के तो मतलब शक्तिशाली होने का हित रमेश जी, शक्तिशाली होने का अर्थ यह नहीं कि हम आक्रामक हैं। हाँ, लेकिन हम शक्तिशाली इसलिए हो रहे हैं कि कोई हमको नपुंसक समझने की गलती भी ना करे। हम अपने ऊपर होने वाले आक्रमण करने का प्रतिकार करने की क्षमता समाज रखे। प्रतिकार जरूरत पड़ती है, अगर लगता है कि हम भुजाओं के आधार पर हमको जीतना है तो भुजाओं के आधार पर जीते। वैचारिक दृष्टि से कोई हमसे चर्चा करना चाहता है तो वैचारिक दृष्टि से हम जीते, और आध्यात्मिक श्रेष्ठता की दृष्टि से अगर कोई चर्चा करना चाहे तो जीते। संगठन, मैं अपने घर में अगर पहलवानी करूंगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप बगल में रहते तो आपको मारने के लिए मैं पहलवानी कर रहा हूं। समाज संगठित होगा तो उसके कारण से बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वयं निकल आता है। बल जब प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देता है उससे ही बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन बयानों में किसने क्या कहा, वो बयान कैसे आ गया, बहुत लंबी समीक्षा का विषय है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं। अब कल किसी ने बयान दिया है, क्यों नहीं उस पर इतना वितंडावाद हो रहा है। अभी कल हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बलात्कार के ऊपर लेकर के एक बयान दिया और आज भी वो कह रहे हैं कि मैंने ठीक कहा। इसी देश में मुलायम सिंह जी ने कह दिया था कि लड़के गलती हो जाती है, तब इतना वितंडावाद क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ, आज तक हो वो आज तक हो, जब मौका आता है तो लोग उनको नहीं, लेकिन जिस प्रकार का विवाद आजकल की परिस्थिति, अब जहां तक आप जिस बयान की बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की, उसमें तो वो उनका एक ये विचार आया जैसा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इसके बाद से ये हत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई। मतलब ये उनका बयान है, जिस तरीके उन्होंने बताया। ठीक है, उसको आपने किस रूप में, मैंने नहीं, उसको समाज उसकी आलोचना कर रहा है, वो समाज कर रहा है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है। मेरा कहने का है कि जब आप ये कहेंगे कि बयान का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि जरूरत इस बात की है कि बयानों को उसको रोका जाना चाहिए। दूसरी, लेकिन ये चीज दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए क्या? जी नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? तो फिर सबसे सारा प्रश्न चिन्ह किसी यही भारत की राजनीति, भारत के स्वाधीन भारत की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि बहुसंख्यक समाज को दिशा दिखाने का काम सब लोग करते हैं, लेकिन जिनके कारण से देश बटा, जिनके कारण से समाज में अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको आईना दिखाने का काम कोई नहीं करता। सरकारें जब संविधान के आधार पर ईमानदारी से काम कर रही हैं तो उनको यह कष्ट हो रहा है, क्योंकि वह ऐसी सरकार चाहते ही नहीं है। वो तो ऐसी सरकार चाहते हैं जो शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आने के बाद भी उसको पलट दे। लेकिन आप क्या मानते हैं नहीं कि जो इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, जिस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है और उस दिशा में बढ़ा भी है माहौल, इसमें भी दो राय नहीं है, सभी लोग इसको स्वीकार, क्या इसके लिए कोई ऐसा कानून बन जाना चाहिए, सरकार को बना देना चाहिए कि ताकि ऐसे लोग अगर कोई भी हो, चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर, क्या आप आवश्यकता महसूस करते हैं इसकी? देखिए, ये तो फिर वो लोग बताएं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत रो करके गा करके करते हैं। हमारे यहाँ तो हम वैसे भी बहुत संयमित बोलते हैं। कितने बयान ऐसे आप बता सकते हैं? 2, 4, 6। लेकिन दूसरे पक्ष के हजारों बयान मैं आपको बता सकता हूँ, रोज आते हैं। मैं तो ऐसे वर्ग के लोगों के साथ चर्चा में भी बैठता हूँ जो चर्चा करते करते आक्रामक हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो क्या वो इसको स्वीकार करेंगे? निश्चित रूप से इसका एक प्रबोधन ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी वाणी पर अपने शब्दों का चयन ऐसा करें कि उसमें ये लगे कि हम कोई गंभीर बात कह रहे हैं। हम सिर्फ बात कह करके अपनी लोकप्रियता के उस ग्राफ को बढ़ाने का काम करें, इससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाज में जो लोग अग्रसर हैं, समाज में जो लोग दिशा देने का काम कर रहे हैं, उनको तो इस बात के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो जिस संगठन से आता हूं, मैंने देखा है कि हमारे बड़े से बड़े अधिकारी ने भी कभी अपनी भाषा का नियंत्रण नहीं खोया। ठीक बात है।
मेरा अब एक सवाल ये भी है कि अमृत महोत्सव का आपने अच्छा विश्लेषण किया, विवेचन किया, आपने उतार चढ़ाव सब कुछ दिखाए, लेकिन अब क्या होना चाहिए और क्या ये देश निश्चित रूप से जिसके लोग चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, क्या उस दिशा में कदम बढ़े हैं या बढ़ना चाहिए? अब आप बताइए कि क्या आप अपेक्षा करते हैं अब नए जो आने वाला भविष्य है उसके पे? देखिए, कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, मैं नहीं मानता। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। हाँ। इसलिए कि यहाँ का मूल हिंदू समाज, ये बहुसंख्यक समाज, उसने क्या, मेरे मानना है कि भारत का रहने वाला हर, मेरी नज़र में हर वो व्यक्ति हिंदू है। मैंने पहले भी इस बात को दोहराया, जो इस भारत को अपनी माता के रूप में स्वीकार करता, जो यहाँ की परंपराओं को स्वीकार करता हो, यहाँ की संस्कृति को स्वीकार करता हो। लेकिन मुझे लगता है भारत के रहने वाले अन्य समाज के लोग अगर अपने बीच में से नेतृत्व खड़ा करेंगे तो शायद आपसी वैमनस्यता और कम होगी। अपने बीच से कि वो पाकिस्तान की ओर न ताकें, वो अरब की ओर न ताकें। मुस्लिम अगर यहाँ का रहने वाला है तो मुसलमान भारतीय मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? ईसाई रहने वाला है यहाँ का, भारतीय ईसाई क्यों नहीं बन सकता? चर्च ऑफ इंडिया क्यों नहीं हो सकता? बजाय चर्च कहीं और काम ढूंढ के जाए और यहाँ पर धर्मांतरण कराएं और जगह जगह ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि समान वैमनस्यता पैदा हो। हम अपने आप को, और ये तभी हो सकता है जब हम भारत को, भारत माता को अपनी माँ मान करके और उसकी समृद्धि की कामना करते हुए दिन रात एक करके काम करेंगे। पूरे समाज को जुटना चाहिए और वही प्रयास मुझे लगता है कि वर्तमान में जो सरकारें हैं और जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसका प्रारंभ का यह विचार है कि समाज जितना शक्तिशाली होगा और जो चरित्रवान लोग जैसे जैसे आगे आएंगे, अच्छे लोग जैसे जैसे आगे आएंगे, देश वैसे ही अच्छे आगे बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से क्या जो इस समय चर्चा शुरू हो गई है समान नागरिक संहिता की, क्या इस समय जरूरी है और उसे लागू कर देना चाहिए? ना, मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया और संविधान की ये भावना है तो लागू तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। क्यों नहीं? आखिर कौन इसका विरोध कर रहा है? क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत में जब हम कहते हैं कि भारत माता की हम सब संतान हैं और सब समान हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन लोगों में अलग अलग सबके लिए नियम कैसे हो सकते हैं? जो नियम मेरे लिए है वो नियम दूसरे के लिए भी होना चाहिए, दूसरे के लिए, वह तीसरे के लिए भी होना चाहिए। और निश्चित रूप से भारत में, और मुझे लगता है कि संविधान की जो चीजें छूटी हुई हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास करके उन सारी चीजों को धीरे धीरे पूरा करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से संविधान की जो भावना है, भारत की संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो भावना थी, उसके अनुरूप भारत में आगे हमको बढ़ना चाहिए और देश आगे बढ़ रहा है। चलिए, परम वैभव की प्राप्ति कब तक? अब ये तो बड़ा ऐसा प्रश्न है कि परम वैभव की प्राप्ति की कोई घोषणा नहीं की जा सकती। परम वैभव की प्राप्ति भी हो और परम वैभव स्थायी रूप से बना रहे, दोनों बातें। लेकिन मुझे लगता है भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या 25 तक? आज 25 तक लोग नहीं, ये इन सब 25 की चर्चा लोग इसलिए कर रहे हैं कि संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। मैंने आपको बताया कि संघ अपनी आयु को 100 वर्ष नहीं मानता। संघ ने तो अपनी आयु 10 वर्ष भी मानी होगी कि नहीं मानी होगी, यह कहना कठिन है। लेकिन संघ चिर नूतन चिर सनातन है। राष्ट्र की रक्षा के लिए जब तक हमें काम करना पड़ेगा, हम लगातार अपने जीवन को लगाकर काम करेंगे, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को संवारते हुए और नेतृत्व नया खड़ा करते हुए राष्ट्र भक्तों के निर्माण का काम, देश में चरित्रवान लोगों के निर्माण का काम संघ करता रहेगा। और उसके माध्यम से निकले हुए लोग समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उस आभा को फैलाने का काम करेंगे। मैं उस संगठन से जुड़ा हूं तो मैं ये मानता हूं, और यह होगा तो परम वैभव आज भी मुझे दिखाई देता है। आज जब मुझे दिखाई देता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पीछे दौड़ रहा है इसलिए कि वो उससे हाथ मिला ले, तो मुझे लगता है परम वैभव का एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया। जब आप मानते हैं कि परम वैभव की दिशा में तेजी के साथ कदम स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से बढ़ रहे हैं। अभी ये नहीं तय किया जा सकता कि 25 में हो जाएगा, नहीं, ये तय करने भी न मुझे ये अधिकार है, ना आपको, ना किसी ज्योतिषी को, क्योंकि देश, राष्ट्र और संस्कृतियों के निर्माण 10, 20, 25, 100 वर्षों में नहीं होते, शताब्दियां लगती हैं तब कोई एक देश बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने अमृत महोत्सव को बिल्कुल अमृतमय बना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए विचार मंथन का एक विशेष पेशकश, अमृत तिरंगा। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।